नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि जो उपन्यास मैं आपको सुना रही थी विमल मित्र द्वारा लिखित पटरानी, उसका भाग 4 के आगे भाग 5 सुनाने में बहुत व्यवधान हुआ। कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आज आप सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले मेरा ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुनते हैं भाग 5। मैं साथ चल पड़ा। वो एक कांपता हुआ सा मकान था जिसमें अनगिनत रास्ते थे और उसी तरह अनगिनत कमरे भी। सहन में बाड़ लगाकर बहुत सी मुर्गियां पाली हुई थीं। मनुष्य की आवाज़ पाकर एक बार तो वे सब कचर पचर की आवाज़ें करने लगीं और सहन को सिर पे उठा लिया। गमलों में सिर्फ पत्तों वाले कई पौधे लगे हुए थे। नंगे पैरों के नीचे अंडों के छिलकों के टूटने की कड़मड़ आवाज़ हो रही थी। सामने के कमरों में बहुत भड़कीले वस्त्रों में कई मेम साहिबाएं सज धज कर बैठी पाइप पी रही थीं। लुंगी पहने हुए मर्द इधर से उधर आ जा रहे थे। मकान के अंदर आने जाने की कहीं कोई अड़चन या रुकावट नहीं थी। हालांकि वहाँ पर्दों, गाउनों, पार्टीशनों की कहीं कोई कमी भी नहीं थी। बगल में एक काठ की सीढ़ी थी। मेम भाभी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। सीढ़ी पर बिछा कारपेट फटा हुआ था और मैल के कारण बहुत भद्दा लग रहा था। दीवार के डिस्टेम्पर पर असंख्य दाग पड़े हुए थे। कांच के केस में लाल नीली मछलियां तैर रही थीं। सीढ़ी के मोड़ पर दीवार में एक शीशा लगा था। तार के पिंजरे में कनेर चिड़ियों का झुंड था। शीशे में मेम भाभी की छाया पड़ते ही उनकी बगल में मुझे अपनी प्रतिच्छवि भी दिखाई पड़ी। मैंने अपना चेहरा देखा तो मुझे पता चला कि डर और उत्सुकतावश मेरा मुंह बिल्कुल सूख गया है। मैंने कहा, ये कहाँ ले आई हो मुझे मेम भाभी? मेम भाभी ने कहा, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो साथ में हूँ। मेम भाभी का उत्तर सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुआ। एक सकरी गली से गुजरकर मेम भाभी ने एक बिल्कुल अंधेरे कमरे के ताले की चाबी घुमाई। बोली, मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। इतने दिनों बाद आज भी उस दिन की बात सोचकर रोमांच हो आता है। कलकत्ते के जिस समाज के हम प्राणी हैं उसमें रहते हुए ऐसा वातावरण देखने का अवसर हमें बहुत ही कम मिलता है। पर मेरा मामला कुछ अलग ही था। मैंने बड़े बूढ़ों की बात कभी नहीं मानी और दूसरे की नज़रों से देखी हुई बात को खुद की देखी हुई सोचने की गलती भी मैंने कभी नहीं की। लचीला सा बना अपने मन की गलियों में खुद ही खाक छानता फिरता रहा। सभी चीज़ों का अर्थ मैंने अपनी समझ के अनुसार समझा। नियति के चक्र के साथ साथ बहुत से लड़के लड़कियों से घनिष्ठ होकर मिलने जुलने का सुअवसर भी मुझे मिला। वे लोग बिना किसी तकल्लुफ़ के मुझसे मिले। किसी किसी ने तो अपना दिल ही दे दिया मुझे। मैं भी उनसे खुश हुआ और उनके दुख में रो रो कर अपने दिल को दुखित भी किया। इसका उदाहरण थी मेम भाभी। मेम भाभी अगर उस दिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाती तो क्या मैं कभी वहाँ जाता? किसको पता चलता कि कलकत्ते जैसे शहर में 4 रुपए किराए में भी कमरा पाया जा सकता है? किसे पता था कि हीरे की चूड़ियाँ, मुक्तों की माला, कीमती सिल्क का गाउन, सुनहरे सैंडल और मामूली भोजन की थाली इत्यादि सब कुछ दैनिक रेट के अनुसार भाड़े पर मिल सकता है। सुना है कि झांकी, नाटक वगैरह की ड्रेस तो किराए पर मिलती है और शादी विवाह के अवसर पर चेयर, टेबल, शामियाने, तकिए, हुक्के, कप, डिश वगैरह भी। लेकिन मेम भाभी ने कहा, तुम 1 मिनट बैठो नटखट, मैं अब भी आई। मुझे डर लगने लगा। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? मेम भाभी ने कहा, अभी आती हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर मेम भाभी अंधेरे में गायब हो गई। मैं एक टूटी चारपाई पर बैठा हुआ था और चुपचाप चारों ओर नज़रें दौड़ा रहा था। फटी चादर पर कुछ मैले कुचैले कपड़े पड़े हुए थे। मेम भाभी के कपड़े इतने मैले हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सका। मुझे लगा शायद समय के अभाव में ये कपड़े धोबी को नहीं दिए गए हैं। बाहर सहन में कुछ बतखें पुकार उठीं। नीचे सड़क पर भी क्षण भर के लिए कुछ शोर सा उठा। बहुत से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। यहाँ भी नाक में मांस भुनने की गंध आ रही थी। अचानक ही पैर के पास एक बिलाव जैसा मोटा चूहा दिखाई पड़ा जो मुझे देखकर वापस दरवाजे की तरफ भाग गया। मैं चौंक पड़ा।
बगल वाले कमरे में ग्रामोफोन बज उठा। साथ में कई मेम साहिबाओं के गले का स्वर भी सुनाई पड़ रहा था, कुछ हंसी मजाक के टुकड़े और सस्ते सिगरेटों का धुआं। तभी सीढ़ी पर धम धम की आवाज़ हुई। मेम भाभी ने कमरे में प्रवेश किया। हाथ में पता नहीं क्या लाई थी। उनका चेहरा देख मैं चौंक पड़ा। पूछा, ये क्या है? मेम भाभी ने कहा, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आई हूँ। वो एक कागज़ के ठोंगे में बहुत सारे तले हुए अंडे और एक जग में 2 व्यक्तियों के लिए चाय लाई थी। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारा वो सिल्क का गाउन कहाँ गया? मेम भाभी ने कहा, दुकान की चीज़ थी, वहीं वापस लौटा दी। मैंने अचरज से पूछा, दुकान की चीज़ थी? मेम भाभी ने कहा, गहने, गाउन और सैंडल वगैरह का दैनिक किराया 5.5 रुपये होता है। आज किराए के लिए मेरे पास नकद रुपये नहीं थे, इसलिए कह दिया कि कल दूंगी। अब तो उसके साथ जान पहचान हो गई है ना, इसलिए जो मांगती हूँ उधार दे देता है। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। मैं चकित सा मेम भाभी के चेहरे को देखता रहा। शरीर पर मैला गाउन था और पैरों में चप्पल, पर गले में नेकलेस और हाथों में चूड़ियाँ आदि कुछ भी नहीं था। मेम भाभी मेरे जग में चाय ढालते हुए कहने लगी, किसी ज़माने में मेरे पास खुद का मकान था, खुद की कार थी। इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं आता। अलग मेरे हाथों में हज़ारों रुपए लाकर रख देता था। मैंने सोचा था शायद अब ज़िंदगी में सुख शांति मिलेगी। सोचा था डोरा से मेरा शर्त लगाना सार्थक हो गया। फिर बोली, अब यहाँ मैं जूठा उठा कुछ नहीं मानती, एकादशी पूर्णिमा में भी विश्वास नहीं करती। एक बात और बताऊँ, मैं विधवा हूँ, ये भी अब मुझे याद नहीं रहता। कुछ रुककर फिर बोली, गोबर से आंगन भी नहीं लीपती। अब मैं सिर पर आंचल लेकर तुलसी को प्रणाम भी नहीं करती। मैं अपने पूर्व जीवन को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। मेरे चेहरे की तरफ देखे बिना मेम भाभी आगे कहने लगी, मैं जानती थी नटखट कि तुम फिर आओगे, लेकिन तुम किस लिए आए हो? चाय के जग में एक चुस्की लगाते हुए वो बोलती गई, यहाँ सबको यही मालूम है कि 6 महीने हुए मैं वेल से आई हूँ। मेरे कारण ही होटल के ग्राहक बढ़ गए हैं। एक दिन तो मेरे चलते शराब पीकर सब ने मारपीट भी कर ली। सुल्तानगंज के प्रिंस। मैंने कहा, ये सब बातें मुझे सुनाते हुए तुम्हें ज़रा भी लाज नहीं आती? मेम भाभी पहले जैसी मधुर हंसी में हंस पड़ी। बोली, शर्म भला क्यों आने लगी? जब 31 रुपये 6 आने साथ लेकर अपना वो घर और मोहल्ला छोड़कर मैं यहाँ आई थी, उस दिन क्या मुझे मेरी इज्जत को बचाने के लिए कोई आगे बढ़ा था? फिर आज मुझे शर्म क्यों आएगी? उसने चाय की और एक चुस्की ली और बोली, ये सच है, मैं मेम साहब हूँ, लेकिन थी तो अलग की बहू ना। जब रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती मेरा मकान मुझसे छीन लिया, तब मैं कहाँ और कैसे रहूँगी, ये पूछने क्या कोई मेरे पास आया था? कुछ देर चुप रहकर वो फिर बोली, मैं अंग्रेज़ भले ही हूँ, लेकिन हूँ तो एक लड़की ही ना। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी, शर्म नहीं थी या आबरू नहीं थी? बताओ। मेम भाभी हंसने लगी। बोली, हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ ले आई हूँ कि अपनी आंखों से ही देख ले। जिनको तुम लोग निम्न कोटि के कहते हो, उन्हीं लोगों ने बुरे दिनों में मुझे सहारा दिया। इन लोगों ने सभी चीज़ें मुझे उधार दी। मोहल्ले के सबसे बड़े गुंडे अब्दुल मियाँ ने मुझे अभय दान दिया। मुझे कपड़े लत्ते किराए पर मिल जाएं, उसी ने इसका इंतज़ाम किया। उसने वो सब कुछ किया जो तुम लोग नहीं कर सके। मेरी ओर देखकर वो एकाएक बोली, मुझे यहाँ ऐसा खाना खाते देखकर तुम्हें शायद घृणा हो रही होगी। क्यों? मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली। मेम भाभी ने आगे कहा, तो ठीक है, मैं फेंक आती हूँ। वो खाने की डिश लेकर जंगले की तरफ जाने लगी। उसे उधर जाते देखकर मैं लपक कर उठा और मेम भाभी का हाथ कस कर पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझ पर क्या तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आती मेम भाभी? मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, फेंकना मत। मेम भाभी ने कहा, मेरे लिए क्या कभी किसी को दया आई थी? ये कहकर वो बिस्तर पर आ बैठी। फिर बोली, तुम अपनी आंखों से देख आए हो कि मैं होटल के बार में क्या कर रही थी। अब इसके बारे में तुमसे झूठ क्या कहूँ, पर मुझे भी तो अपना पेट पालना पड़ता है। मुझे भी तो कमरे का किराया देना पड़ता है। दाल चावल खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है। रात का खाना पीना तो वहीं पर उनके पैसों से हो जाता है, लेकिन सुबह भी तो कुछ खाना ही पड़ता है ना। मैंने कहा, तुमसे इतनी कैफियत कौन चाहता है मेम भाभी? मेम भाभी ने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी धुन में कहती गई, इस मोहल्ले में अब्दुल मियाँ जैसे गुंडे का दल है, इसीलिए किसी तरह बच पाई हूँ। पर तुम ही बताओ, क्या इसी को जीना कहते हैं? मैंने पूछा, अच्छा, विलायत लौट जाने में तुम्हारे कितने रुपए खर्च होंगे? मेम भाभी हंसी के मारे दुहरी हो गई। बोली, तो तू रुपये देगा मुझे?
अब शायद बहुत पैसे हो गए हैं तुम्हारे पास। मैंने कहा, मैं अपना सोने का बटन, घड़ी आदि सब बेचकर तुम्हारे लिए रुपयों का इंतज़ाम कर दूंगा। तुम चली जाओ, इन सबको बेचकर 300 रुपये तो मिल ही जाएंगे। मेम भाभी ने कहा, इतने रुपए मेरी एक रात की कमाई है, ये पता है तुम्हें? मैंने नज़रें उठाकर गौर से मेम भाभी की ओर देखा। मेम भाभी ने कहा, हाँ भाई, मेरी एक रात की आमदनी 300 रुपये है। कभी किसी राजा महाराजा से पाला पड़ जाता है तो 1000 तक भी कमा लेती हूँ, पर इतने से भी मुझे पूरा नहीं पड़ता। मेरा मासिक खर्च बहुत अधिक है। एक दिन में 550 रुपये तो गाउन का ही किराया लगता है, फिर 300-400 से भला क्या होगा? मुझे महसूस हुआ मानो मेम भाभी शराब पीकर बहक रही हैं। मुझे शक हुआ कि इतनी देर से मैं किसी पगली से बात कर रहा हूँ और वो जो कुछ कह रही हैं वो सब निराधार है। मैंने मेम भाभी को गौर से देखा तो महसूस हुआ कि सारी सारी रात जागने की वजह से मेम भाभी की आंखों के नीचे स्याह धारियाँ पड़ गई हैं। गले के अगल बगल की हड्डियाँ उभर आई हैं। छोटे गाउन के नीचे दोनों गोरे मुलायम पाँव फटे हुए एवं कठोर से हो गए हैं। आज की बनिस्बत पहले इसी शरीर में कई गुना लावण्य था। मेम भाभी ने कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब तू घर जा। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेम भाभी के दिल पर चोट पहुंचाने की इच्छा हुई। मैंने कहा, क्यों नहीं, मेरे यहाँ रहने से तो तुम्हारे धंधे में घाटा पड़ेगा ना। अचानक मेम भाभी तनकर खड़ी हो गई और मेरे गाल पर कस कर एक चांटा जड़ दिया। मैं इसके लिए प्रस्तुत नहीं था, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। मेम भाभी चीख पड़ी, हाफते हाफते बोली, तेरी इतनी हिम्मत! ऐसी बात कहते हुए तुमने ज़रा भी नहीं सोचा। मैं बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और सिर झुकाए हुए बोला, तुम ये ना सोच लेना कि मुझे थप्पड़ मारने से तुम्हारा कलंक धुल जाएगा। मेम भाभी का स्वर सप्तम पर पहुंच गई। बोली, छोटे मुंह बड़ी बात करता है। दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारा बहुत आदर करता था, इसीलिए तुम इतना सब कुछ कह सकती हो, वरना। मेम भाभी गुस्से के मारे कांपने लगी, चिल्लाकर बोली, निकल जा, तू इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जा। मैं धीरे धीरे दरवाजे से निकल रहा था कि मेम भाभी ने पीछे से पुकारा, सुन, और वो स्वयं मेरी तरफ बढ़ाई। बोली, तेरी उम्र क्या है? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, शराब के नशे में अगर तुम अंधी ना हुई होती तो खुद ही समझ लेती कि तुम्हारे साथ एक ही सेज पर सोकर रात बिताने लायक उम्र नहीं हुई है मेरी। इतना कहकर मैं जल्दी जल्दी वापस आने लगा। फिर पता नहीं मन में कैसी कमज़ोरी आई कि ठिठक कर पीछे मुड़ा तो देखा मेम भाभी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी बुरी तरह से रो रही हैं। दरवाजे के पास खड़े खड़े उस तरफ देखकर पता नहीं क्यों मेरी भी आंखों में पानी भर आया। मैला गाउन पहने हुए उसके शरीर को पीछे से देखकर मुझे लगा मानो वो बहुत रातों से नहीं सो पाई है, मानो उसने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया। पीठ को जोड़ने वाली हड्डी पतले मैले गाउन में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। खड़े खड़े बहुत से करणाजनक भाव उत्पन्न हो रहे थे मेरे मन में। एकाएक एक आदमी मैली सी लुंगी पहने हुए सीढ़ियाँ फाँदता हुआ धम धम ऊपर चढ़ाया और मुझे सामने खड़ा देखकर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने एक बार गौर से मेरी पोशाक पहनावे का निरीक्षण किया, फिर वो मेम भाभी के सामने खड़ा हो गया। मेम भाभी को उस हालत में देखकर वो पता नहीं क्या सोचने लगा। फिर उसने बहुत ही सावधानी से पुकारा, मेम दीदी। मेम भाभी का रोना थम गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। उस व्यक्ति ने फिर पुकारा, मेम दीदी, सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब आए हैं। अब की बार मेम भाभी उठी और चुपचाप आंखें पोंछ लीं। उस व्यक्ति की ओर मुँह करके उसने पूछा, कौन? यूसुफ? क्या बात है? यूसुफ ने कहा, सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब बड़ी सी कार लेकर आए हैं, नीचे खड़े हैं। मेम भाभी ने हठात मेरी ओर देखा। मैं उसी जगह खड़ा था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अब चाहे मेम भाभी कितना भी जाने को कहे, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा। मेम भाभी ने यूसुफ से कहा, तू जाकर कुमार साहब से कह दे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यूसुफ ने कहा, वे बहुत बड़े आसामी हैं मेम दीदी, कहीं नाराज़ हो गए तो? मेम भाभी ने कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करो। यूसुफ ने कहा, वे होटल भी गए थे पर वहाँ आप नहीं मिली, इसीलिए यहाँ बुला लाया हूँ। कुमार साहब ने नई कार खरीदी है। पता नहीं मेम भाभी ने क्या सोचा, फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, इतनी रात हो गई है, क्या तू घर नहीं जाएगा? मैंने तटस्थ नज़रों से मेम भाभी की ओर देखते हुए कहा, नहीं। मेरा जवाब सुनकर मेम भाभी चकित रह गईं। बोली, नहीं जाएगा? मैंने भी उसी तरह जवाब दिया, नहीं। मेम भाभी ने कहा, मेरे रुपयों का नुकसान करवा कर तुझे क्या मिलेगा?
मैंने कहा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं दूंगा। मेरी घड़ी, सोने का बटन, मेरे जन्मदिन पर मिले 40 रुपए, 3 मोहरें, 5 अंगूठियाँ आदि जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। यूसुफ बेचैन सा हो उठा। बोला, क्यों बात बढ़ा रहे हैं बाबू? सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब मेम दीदी के लिए हज़ारों रुपए खर्च करेंगे। ऐसी पार्टी हाथ से निकल गई तो बाद में अफसोस होगा। मेम भाभी ने बीच में उसे रोकते हुए कहा, यूसुफ तुम चुप रहो। उसके बाद मेरी ओर मुखातिब होकर बोली, तो तू सचमुच नहीं जाएगा? मैंने कहा, नहीं। मेम भाभी ने कहा, किसी तरह भी नहीं जाएगा ना? तब भी मैंने वही कहा, नहीं। मैंने तुम्हारे माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाई है, तुम्हारे दोनों पाँवों में अपने हाथों से महावर रचाया है। काली घाट से एक दिन तुम्हारे लिए शंख की चूड़ियाँ खरीद लाया था। इसके अलावा अलकेश भैया की बीमारी के वक्त तुम्हारे गिरजा वाले देवता के सामने मन्नत मानी थी, काली जी की पूजा की थी। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, ज़रा बताओ तो। मेम भाभी हंसने लगी। बोली, उससे क्या फ़ायदा हुआ? अलग के मरते ही शंख की चूड़ी, सिंदूर, महावर आदि सभी तो उतार कर फेंकना पड़ा। तुम्हारे या मेरे देवता में से किसी ने भी तुम्हारी विनती सुनी? मैंने कहा, तो क्या रुपए ही तुम्हारी नज़र में अधिक महत्व रखते हैं? रुपए होने से क्या तुम्हारे तमाम दुख खत्म हो जाएंगे? इतने रुपए तुम्हें किस लिए चाहिए बताओ तो? क्या तुम चाहती हो कि रुपए के लिए तुम अपनी बलि दे दो? मेम भाभी ने परेशान होते हुए कहा, थोड़ा सा और धीरज रख, बड़ा होकर समझेगा कि रुपयों का क्या महत्व है। मैंने कहा, अब मैं पहले जैसी कच्ची उम्र वाला लड़का नहीं रहा मेम भाभी। हाँ, अब मैं वो कच्ची उम्र वाला लड़का नहीं रहा। मेम भाभी ने कहा, बस बस रहने दे। अगर मेरे कोई बेटा होता तो आज तुमसे भी बड़ा होता। तब मेरे लिए तुम बच्चे नहीं हो तो और क्या हो, ज़रा सुनूं तो। मैंने कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझता हूँ मेम भाभी। तुम होटल किस लिए जाती हो? सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब रात के समय किस लिए तुम्हारी खोज में यहाँ आए हैं? मैं सब समझता हूँ। मेम भाभी ने कहा, अब तुम्हें और कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं। मैं कहती हूँ तू यहाँ से बाहर निकल जा। फिर यूसुफ की ओर मुखातिब होकर बोली, यूसुफ तू जा और दुकान से सैंडल, गहने, गाउन सब कुछ ले आ। उससे कह देना कि रुपए सुबह मिलेंगे। यूसुफ जाते जाते मेरी ओर व्यंग्य भरी नज़रों से देखता हुआ कह गया, क्यों बेकार ही गड़बड़ करते हो भाई, अब खिसक जाओ। मुझे आज भी वो रात अच्छी तरह याद है जब मैं उस अपरिचित गंदी बस्ती में मेम भाभी के गंदे कमरे में अपनी समस्त चेतना खोकर अचेत सा बैठा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि कुछ देर बाद मेरे देखते ही देखते एक प्राणी रसातल की गहराइयों में डूब जाएगा। एक प्राणी मेरी ही नज़रों के सामने आत्महत्या कर लेगा और मैं अपंग की तरह आंखें फाड़े सिर्फ देखता रह जाऊंगा। मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। मेम भाभी की तमाम शिक्षा, सतीत्व और संयम आदि सिर्फ रुपयों की बाढ़ में बहकर मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी याद है कि उस दिन मेम भाभी मेरे सामने सिर्फ चुपचाप खड़ी रही थी। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद मेम भाभी ने कहा था, अब तो जाएगा ना भैया? सच, तू बहुत सयाना है। मेरी आंखें भला सूखी कहाँ थीं? मैंने कहा, नहीं जाऊँगा, देखता हूँ तुम कैसे आत्मघाती बनती हो। मेम भाभी हंस पड़ी। बोली, अगर मैं आत्मघाती होती भी तो तेरा क्या जाता है? तू क्या लगता है मेरा? मैंने कहा, ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, पर आज तुम्हारा कोई बेटा होता तो। मेरी बात सुनकर मेम भाभी निमिष भर को अन्य मनस्क हो गईं। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मैंने फिर कहा, अपने बेटे के सामने ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेम भाभी क्षण भर गुमसुम खड़ी रहीं, फिर बिस्तर पर बैठ गईं। मैं मेम भाभी के नज़दीक चला गया, तब भी वो उसी तरह बैठी रहीं। फिर धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, हाँ रे, क्या तू मुझे यहाँ से निकाल कर कहीं ले जा सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं, बताओ कहाँ जाओगी तुम? जहाँ भी चाहो। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं पूछ बैठा, हमारे घर चलोगी मेम भाभी? मेम भाभी ने कहा, चाहे जहाँ भी ले चल, बस अब इस मोहल्ले में नहीं रहूँगी। फिर न जाने मेम भाभी ने क्या सोचा, बोली, तुम्हारे घर? तेरी माँ क्या मुझे वहाँ रहने देगी? फिर अपनी ही धुन में वो बड़बड़ाने लगी, मैं फिर से अच्छी हो जाऊंगी, फिर से सफ़ेद वस्त्र पहनना शुरू कर दूंगी, निरामिष भोजन करना शुरू कर दूंगी, तुम्हारी गृहस्थी का सारा काम कर दूंगी। मैंने मेम भाभी को सब कुछ कहने दिया, रोका नहीं। मुझे उस पर बहुत दया आई। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर सच में बहुत तरस आया। मेम भाभी ने आगे कहना शुरू किया, किसी किसी दिन तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है ये सब। जानते हो, रात के 3 बजे से पहले मुझे कभी नहीं छोड़ते वे लोग। उन लोगों के सामने
सामने उनके बराबर स्फूर्ति दिखानी पड़ती है, उन लोगों के बराबर ही शराब पीनी पड़ती है। अगर आंखों में नींद खुलाए तब भी वे नहीं छोड़ते, अगर तबीयत खराब लगे तब भी रिहाई नहीं देते। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें भी तो वो सब अच्छा लगता है। क्या खाक अच्छा लगता है? रोने का मन हो तो रो नहीं सकती, नींद आए तो सो नहीं सकती, मन नहीं हो तब भी शराब पीनी पड़ती है। ये मेरा बहुत सुखी जीवन है ना। मैंने कहा, तुम्हें खुद ही जब मरने का इतना शौक है तो कौन बचाने आएगा तुम्हें, तुम ही बताओ। मेम भाभी ने कहा, मैं तो जिंदा रहने की ख्वाहिश लेकर ही यहाँ आई थी, इसीलिए तो अलग से शादी की थी। मैंने कहा, पर सच्चे दिल से कभी तुमने जिंदा रहने की कोशिश की है? मेम भाभी ने कहा, मालूम है, कभी कभी तो इन लोगों के अत्याचारों से ऊबकर आत्महत्या कर लेने की इच्छा होती है मेरी। मैंने कहा, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि इन्हीं लोगों ने, मतलब यहाँ के अब्दुल्ला और यूसुफ मियाँ ने ही तुम्हें बचाया है। मेम भाभी ने कहा, इन लोगों ने मुझे बचाया है ये सच है, पर उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि ये लोग लड़कियों के दलाल हैं। मेरी आय के हर पैसे में इन लोगों का भी हिस्सा होता है, मेरे रक्त के कतरे तक का ये व्यापार करते हैं। मेम भाभी की बात सुनकर मेरा दिल डर के मारे दहल उठा। मैंने कहा, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ मेम भाभी कि इतने जुल्मों को सहते हुए भी तुम अब तक जिंदा कैसे हो। मेम भाभी ने कहा, मैं क्या जीने में जीती हूँ रे, इधर देख। और उसने दाहिने हाथ की अंगुली से अपनी आँख की पलक ऊंची करके दिखाया और बोली, खून की एक बूंद तक भी नहीं है मेरे शरीर में। डॉक्टर बैसाख का कहना है कि अगर यही रवैया चला तो अधिक दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी। कुछ देर चुप रहकर फिर कहने लगी, एक दिन तो होटल में हुड़दंग मचाते मचाते एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी थी। बहुत रात गए यूसुफ ने वहाँ से उठाकर डॉक्टर बैसाख के पास ले जाकर मुझे दिखाया था और दवा वगैरह दिलाकर बचाया था। हठात गाउन का एक हिस्सा ज़रा सा ऊंचा करके अपने पाँव दिखाते हुए वो बोली, ये देख, यहाँ से कट गया था उस दिन, अब भी तक निशान भी है। रुपए ज़रूर कमा लेती हूँ, लेकिन दवाइयाँ भी क्या कम खानी पड़ती हैं। डॉक्टर बैसाख को भी अभी कितने ही रुपए देने बाकी हैं। मुझे तो हमेशा यही डर लगता है कि ऐसी हालत रही तो किसी न किसी दिन यक्ष्मा का शिकार बन जाऊँगी और खांसते खांसते खून की उल्टियाँ करते हुए मर जाऊँगी। मैं भला क्या कहता, मेरे कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया था। नज़र उठाकर देखा तो पता चला कि मीट सेफ पर खाली शीशी बोतलों का अंबार लगा हुआ था। मेम भाभी ने फिर कहना शुरू किया, जिस दिन सोचती हूँ कि आज होटल बिल्कुल नहीं जाऊँगी, उस दिन यही अब्दुल आता है या कभी कभी यूसुफ आता है और जबरन गाउन गहने वगैरह लाकर सामने रख देता है और रिक्शा बुलाकर उसमें बिठा देता है। रिक्शा भी इन्हीं लोगों के दल का है। वो मुझे सीधा होटल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। बस वहां पहुंचकर कैसे क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं रहता। मैं अब भी कुछ नहीं कह सका। मेम भाभी की आंखों से सावन भादों की झड़ी लग गई। मेम भाभी ने कहा, गालों पर रंग मलकर, आंखों में सुरमा आंच कर, भौहों को पेंसिल से नुकीली बनाकर, होठों पर लिपस्टिक रगड़कर बहुत ही मुश्किल से मुझे जवान युवती का रूप धारण करना पड़ता है। पैड लगी ब्रेजियर पहनकर रात के अंधेरे में कुमारी जैसी सज कर राजा, महाराजा, कैप्टन और मेजर वगैरह का दिल बहलाना पड़ता है। ये एक ऐसा पाप है जिसे तू भला क्या समझेगा, बता। फिर हठात मेरी ओर मुखातिब होकर बोली, क्यों रे, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मेरे मुंह से तब भी कोई आवाज़ नहीं निकली। मेम भाभी ने अपने हाथों से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया और बोली, तुम्हें भी मुझ पर घृणा हो रही है ना। इसके जवाब में मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मेम भाभी ने कहा, जब मुझे ही स्वयं से बेहद वितृष्णा होती है तो तुम्हें तो होनी स्वाभाविक ही है। इतनी देर बाद अब मेरी जुबान खुली। मैंने कहा, मेम भाभी, तुम फिर से जिंदा रहना चाहती हो ना। मेम भाभी ने कहा, तू मुझे इस अब्दुल और यूसुफ के हाथों से बचा ले भाई। मैंने पूछा, क्या तुम आज ही मेरे साथ चल सकोगी? मेम भाभी ने कहा, चलूंगी, तू जहाँ ले जाएगा वहीं चलूंगी, पर तुम्हें ऐसे जीवन का मोह छोड़ना पड़ेगा। मेम भाभी ने कहा, अगर छोड़ सकी तो समझो मैं जी ही जाऊंगी। मैंने कहा, और तुम्हें ये रुपयों का जो नशा है वो भी छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये सुनकर मेम भाभी क्या सोचने लगी। कुछ देर तक उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ सूनी निगाहों से अंधेरे को घूरती रही। फिर बोली, पर रुपए तो मुझे चाहिए ही। मैंने कहा, मेम भाभी, मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह आदरपूर्वक रखूँगा, किसी की तरह तुम्हें चिंता नहीं होने दूंगा। खाना, कपड़ा, सुख, शांति सभी कुछ तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। जो कुछ मैं खाऊँगा तुम्हें भी वही खिलाऊँगा।
मेम भाभी ने कहा, अपने घर में रखोगे मुझे? मैंने कहा, मुझे एक नौकरी मिल गई है, उन्हीं रुपयों से मैं तुम्हारे लिए एक कमरा किराए पर ले दूंगा। तुम्हारे लिए दाई नौकर सब रहेंगे, उन सब के विषय में तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। क्या मेरे साथ चलोगी मेम भाभी? मेम भाभी ने कहा, लेकिन मैंने कहा, सगी माँ की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। बताओ मेम भाभी, चलोगी मेरे साथ? मेम भाभी ने बहुत निरीह नज़रों से मेरी ओर देखा। बोली, लेकिन रुपए? मैंने कहा, रुपए तुम्हें किस लिए चाहिए बताओ? तुम्हारे हाथ खर्च के लिए, वो मैं दूंगा तुम्हें। मेम भाभी ने कहा, पर मुझे हाथ खर्च के लिए रुपए नहीं चाहिए। तब मेम भाभी ने कहा, रुपए मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए रे, पर किस लिए बताओ तो? मेम भाभी ने कहा, बस मुझे रुपए चाहिए, रुपए के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मुझे बहुत रुपए चाहिए। बहुत का मतलब हज़ारों रुपए की आवश्यकता है मुझे। मैंने कहा, इतने रुपयों का क्या करोगी? क्या गहने बनवाओगी? मेम भाभी ने कहा, नहीं रे, गहने बनवाने का शौक तो मेरा मिट ही गया है। तब क्या मकान बनवाओगी? मेम भाभी बोली, मकान? मकान का क्या करूँगी रे? तो क्या कार खरीदोगी? मेम भाभी ने जवाब दिया, गहने, मकान, कार, किसी चीज़ का भी अब मुझे शौक़ नहीं रहा। इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे रुपयों की आवश्यकता है। मुझे सिर्फ रुपए चाहिए और हर हालत में चाहिए। जैसे वो पागल हो गई हो, इस तरह मेम भाभी प्रलाप करने लगी। मेम भाभी का चेहरा देखकर मुझे डर सा लगने लगा। थोड़ी देर पहले वो शराब पीकर आई है, शायद उसका नशा अभी तक उतरा नहीं है। इतनी देर में पसीने के मारे और रोने से चेहरे, होठ, आँख का काजल का रंग सब धुल पुच गया था। मैले फटे गाउन की ओट में मेम भाभी के बदन की दुर्बलता मानो स्पष्ट दिख रही थी। मुझे ऐसा लगा मानो मेम भाभी को किसी बड़ी बीमारी ने आ भरा है, और अगर अधिक दिनों तक यही हालत रही तो वो मर जाएगी। मैं अभिभूत मन से मेम भाभी का वो उन्मादित रूप देखता रहा। अचानक बाहर से यूसुफ की आवाज़ सुनाई पड़ी, मेम दीदी। निमिष भर में मेम भाभी चकित होकर उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती हुई बोली, कौन? यूसुफ मियाँ। यूसुफ कमरे के भीतर चला आया। उसके एक हाथ में हैंगर में झूलता हुआ एक नया गाउन था और दूसरे में गत्ते के डिब्बे में नए जूते थे। उसने अपनी जेब से एक नकली मोतियों का हार, नकली हीरे की चूड़ियाँ और पाउडर, पॉमेड, हेयर पिन वगैरह कई चीज़ें निकालकर मेम भाभी के सामने रखीं। अभी तक मुझे वहीं देखकर यूसुफ दंग रह गया। बहुत ही हिंसक नज़रों से मुझे घूरता हुआ बोला, छोटे कुमार साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं मेम दीदी, ज़रा फुर्ती कीजिए। माल ताल सब तय कर रखा है। पता नहीं क्यों मुझे उस व्यक्ति पर बहुत ही घृणा हो आई। उसका जघन्य गंदा चेहरा मुझे अपनी नज़रों में जहर के समान लगा। मैंने महसूस किया कि अभी इसी वक्त अगर इस व्यक्ति के चंगुल से छुटकारा पा सका तो जान बचेगी, साथ साथ मेम भाभी को भी मुक्ति मिलेगी। मैंने कहा, यूसुफ तुम चले जाओ, तुम्हारी मेम दीदी नहीं जाएंगी। तो अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास पटरानी का भाग 5। दोस्तों, भाग 6 अपलोड करने में भी मुझे 1-2 दिन का समय लग जाएगा कुछ परेशानियों की वजह से, तो कृपया मेरा साथ मत छोड़िएगा और इस उपन्यास को लगातार सुनते रहिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।